आज हम फिश बायोलॉजी के पेपर फर्स्ट का कौन सा पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। इसका लास्ट चैप्टर है कंजर्वेशन स्टेटस। तो हम जान रहे हैं आजकल जो स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, क्यों हो रही है? एक तो उनका हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर के कारण क्या हो रही है, सब स्पीशीज़ कैसी हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, यानी उनकी जो संख्या है वो कैसी होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? उन स्पीशीज़ को संरक्षण देने वाला एक सिस्टम होता है जो कि हमें ये सूचना देता है कि स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट में किस तरह से जीवित है और आगे फ्यूचर में किस तरह से जीवित रहेंगी, उसको बताने वाला एक सिस्टम है जो कि क्या बताता है कि स्पीशीज़ के संरक्षण के बारे में हमें क्या बताता है, सूचना देता है। तो एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्था है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, रेड डाटा बुक्स जारी करती है जिसमें क्या होती है, जो संकटग्रस्त जो स्पीशीज़ विलुप्त होने वाली है या संकटग्रस्त है या इन फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, उनको सूचना देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। 1964 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये क्या होता है, एक रेड डेटा बुक्स होती है जिसमें क्या होती है, एनिमल्स की, एनिमल्स की, यानी कुछ एनिमल्स, एम्फीबियन, बर्ड्स वगैरह है ना, उनके रेड डेटा बुक्स किससे रिलेटेड होती है, एनिमल्स से, है ना। तो उसमें उनकी पूरी लिस्ट जारी करता है जिसमें सूचना होती है कि कौन सी जाति एक्सटिंक्ट हो रही है, कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कौन सी वैल्यूनेबल है ना। तो उसके आधार पर कई सारी क्या होती है, कैटेगरीज होती है। लेकिन अगर अपन देखें तो मेनली इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑफिशियली क्या हो गया कि जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरी होती है एंडेंजर्ड और एक होती है विनरेबल, है ना। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब अपन पढ़ेंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट, यानी क्या होती है 90 से 80% तक इनकी जातियाँ क्या है, स्पीशीज़ कैसी हो गई, विलुप्त हो चुकी है। तो वो क्या कहलाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यानी सपोज करो अब इनके कितने मेंबर बाकी रह गए, इनके कितने इंडिविजुअल बाकी रह गए, 50 तक, यानी ये अब एक्सटिंक्ट होने की बिल्कुल कगार पे है। अगर इनका हमने संरक्षण नहीं करा तो ये पूरी तरह से कैसी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो समझ गए आप, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है हाई एक्सट्रीमली रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पे, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, यूँ मान सकते हैं यहाँ पर। यानी 90% तक क्या हो गई है, इनके इंडिविजुअल ख़त्म हो गए। कितने बचे? कम से कम 50 बचे होंगे, यानी 10 साल में ये पूरी तरह से कैसी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर एंडेंजर्ड क्या मतलब होता है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट, है ना। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट यानी ये भी कैसी होती है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन क्रिटिकल की तुलना में अभी इनके इंडिविजुअल मतलब ये 70 से 80% तक कितनी हो गई, विलुप्त हो गई है ना। ये कितनी हो गई थी, 80 से 90%, ये 70 से 80% तक कहाँ खड़ी है, विलुप्त होने का, यानी इसके इंडिविजुअल कैसे हो गए, ख़त्म हो गए। और मान लो सपोज करो कि पहले कितने थे, अब 250 तक बचे, इसके कितने बच रहे थे, 50 तक, इसके अभी कितने इंडिविजुअल बाकी, 250 तक। तो अगर इनको हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो ये भी कैसी हो जाएंगी, नियर फ्यूचर में कैसी हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। विनरेबल का मतलब होता है कि अभी वाले अगर इनका संरक्षण नहीं किया, अभी तो इनकी संख्या बहुत सारी है, मतलब ये 30% तक ही विलुप्त हुई है ना, एक्सटिंक्ट हुई है। अभी इनके इंडिविजुअल की संख्या बहुत सारी है, लेकिन अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया है, इनका संरक्षण नहीं किया तो ये भी कैसी हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे ऑफिशियली जो संकटग्रस्त थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और विनरेबल। तो ये आप समझ गए होंगे, अपने को 3 ही बतानी है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, इनकी 6-7 कैटेगरीज होती है। एक्सटिंक्ट का मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली विलुप्त हो जाती हैं। फिर कुछ रेयर होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर जिनकी संख्या कम होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, लेकिन उनके विलुप्त होने के चांस अभी कम होते हैं। इस तरह कई सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन हमको केवल क्या करना है, ऑफिशियली 3 कैटेगरीज होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और विनरेबल। फिर इंडिया का आप जानती हो कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी स्पॉट है, यानी 9th पोजीशन रखता है वर्ल्ड में। मेगा डाइवर्सिटी यानी इसमें एनिमल्स और प्लांट की बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। तो अगर अपन स्पीशीज़ में देखें तो इसमें यहाँ पर इंडिया में क्या होती है, 2500 स्पीशीज़ पाई जाती है फिशेज़ की, जिसमें से 930 तो कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में, और 1570 कहाँ पाई जाती है,
मैराइन में पाई जाती है। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन स्टेटस पढ़ रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया, राजस्थान में अगर अपन देखें, राजस्थान और इंडिया को अलग अलग पढ़ेंगे तो कुछ क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो कि कैसी हो रही हैं, या 1 दर्जन तक होती है, लेकिन उनमें से 6 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल किस में आती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो अब मैं आपको उनके नाम लिखवाऊंगी। अब है IUCN, है ना, के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक लेटेस्ट उसने एक लिस्ट जारी की, रेड डाटा लिस्ट जारी की गई है। उसमें इंडिया में क्या होती है, कम से कम 12 फिशेज ऐसी है जो कि कॉन्ट्रीथिक्स किसको बिलोंग करती है, कॉन्ट्रीथिक्स, जिसमें क्या आती है, शार्क या इलास्मा ब्रोंकाई। उसमें से 12 फिशेज ऐसी हैं जो कि क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है। उसमें से भी 5 कैसी होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेज होती है। तो ये 5 फिशेज के नाम है जो कि क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेज है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सट्रीमली हाई कैसी है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट, यानी कहाँ है, विलुप्त होने के कगार पर है। या तो इनके कुछ मतलब ये 10 सालों में कैसी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसके बहुत कम इंडिविजुअल है, बिल्कुल कैसी है, विलुप्त हो चुकी है, कुछ विलुप्त हो चुकी है और कुछ विलुप्त होने के कगार पे। तो सबसे पहले वाली जो 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेज है, उसमें फर्स्ट कौन सी होती है, पौंडीचेरी शार्क है ना। तो 2 दशक तक इसको नहीं देखा गया है, 1979 में इसको देखा गया था। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह से कैसी हो गई, विलुप्त हो चुकी है, पौंडीचेरी शार्क यानी कैराकैरियस हेमिडोन। फिर दूसरी है गंगा शार्क, ये कॉमन है, गंगा में मिलती है, रिवर में पाई जाती है, ग्लाइफेस गंगेटिकस। तो ये भी कैसी हो रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है, क्योंकि डैम पोल्यूशन, डैम के कंस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और हंटिंग के द्वारा ये कैसी होती जा रही है, ये भी एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तीसरी प्रकार की लॉन्ग कॉम साफिश, है ना, जिसमें लंबा कंघी के समान क्या पाया जाता है, सांप पाया जाता है, या अपन बोलते हैं ना साफिश, आरा मछली, है ना। इसमें एक लंबा स्नाउट होता है और प्रिस्टिज जिजी सेरोन इसका नाम है। तो ये भी कैसी होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। फिर फोर्थ है नाइफ टूथ साफिश, इसमें भी क्या होता है, ये भी एक आरा मछली है जिसमें आगे की तरफ जो होता है एक नाइफ यानी चाकू के समान एक नुकीले क्या पाया जाता है, स्नाउट पाए जाते हैं, और उसमें क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। तो ये एनोक्सीप्रिस्टिस कस्पिडिटा, है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, ये इस वाली जो शार्क है ये क्यों नष्ट होती जा रही है, क्योंकि इस शार्क के टीथ और सा और फिन बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, मूल्यवान होते हैं। तो फिशरमैन इसका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये इसके एक्सटिंक्ट होने का मुख्य कारण है। फिफ्थ वाली होती है लार्ज टूथ साफिश प्रिस्टिस माइक्रोडोन, ये भी कहाँ पाई जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो यूस्चरीज होती है वहाँ पर पाई जाती है। तो डैम कंस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और हैबिटेट लॉस के कारण ये वाली फिश भी कैसी होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। तो ये 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस हैं इंडिया की, जो कि बिल्कुल क्या है, ये तो बिल्कुल देखिए एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है और ये एक्सटिंक्ट होने वाली है। फिर राजस्थान, अगर अपन इंडिया के बाद अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में फिशेस के कितने स्पीशीज़ पाई जाती है, 75 स्पीशीज़ पाई जाती है, जिसमें से कैरासियस, गोमारी, जिसमें से 3 स्पीशीज़ बाहर से आई हुई है और बाकी स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। उसमें से 54 जो होती है, आपको पता है कि राजस्थान में एक पेरिनियल रिवर, चंबल रिवर होती है जो कि मध्य प्रदेश के जीना पाव से निकलती है। तो यहाँ पर कितनी स्पीशीज़ को देखा गया है, 54 स्पीशीज़ को देखा गया है। फिर राजस्थान में क्या है, एक है महासीर, महासीर कॉमन नेम है टोटोर, एक फिश है टोर, उसका कॉमन नेम है महासीर, यानी इसको किस नाम से पुकारते हैं, महासीर। ये एक टाइगर, रिवर का टाइगर इसलिए बोलते हैं, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है और ये कहाँ पाई जाती है, पोल्यूशन फ्री वाटर में मूवमेंट करती है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, ये इसकी हैबिटेट लॉस हो रही है, तो उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के समान राजस्थान में भी क्या हो रहा है, इसको कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है, मतलब किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो ये आपको समझ में आ गई है कि आपके उसमें मेंशन है कि इंडिया और फिर राजस्थान में आपको फिशेस के बारे में बताना है कि कितनी फिशेस राजस्थान में पाई जाती है और कितनी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कंडीशन में है। अब है कि फिशेस
हमें ना फिशेस का कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, तो फिशेस की क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में या पर्यावरण में, फिशेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम जानते हैं कि सबसे मेन जो रोल होता है फिशेस का वो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, न्यूट्रिएंट जो साइकिल होता है उसको चलाने में सबसे ज़्यादा कौन अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, फिश। आपने पढ़ा होगा, फूड चेन पढ़ी होगी, उसमें डिफरेंट प्रकार के पोषण स्तर है, तो उसमें फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी क्या करती है, क्योंकि फिश के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये क्या करती है, फूड चेन के अंदर क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आपको पता होगा कि एनिमल प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो कौन सा होता है, फिशेस। कई सारे पुअर पीपुल जो गरीब है वो मेनली एनिमल प्रोटीन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, फ़िश पर, क्योंकि फ़िश एक आसानी से मिलने वाला सोर्स है और एक कैसा होता है, सस्ता होता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, बच्चे विशेषकर बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं या फिर गुड हेल्थ के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इसलिए फ़िश क्या होती है, एनिमल प्रोटीन का मेन सोर्स, आसानी से मिलने वाला और सस्ता सोर्स होता है। फिर हम जानते हैं कि फिशरीज़ और एक्वाकल्चर है ना, फिशेस के अलावा क्या होते हैं, समुद्र में डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। तो फिशरीज़ और एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, अपने जीवन यापन के लिए और अपनी इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए। तो फिशेस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग वगैरह सब किससे रिलेटेड होती है, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर से। तो इसमें क्या होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है और उनकी क्या होती है, इकोनॉमिक भी बढ़ती है। तो इसकी फिशेस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरा क्या होता है, फिशेस क्या होती है, इकोसिस्टम में क्या करती है, बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। तो ये आपने देखा होगा कि इकोसिस्टम में फिशेस की इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद है कि इन फिशेस का एक्सटिंक्शन यानी ये विलुप्त क्यों हो रही है, क्या कारण है जिनके कारण ये विलुप्त हो रही है। तो कुछ कारण है, एक तो है ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग यानी शिकार करने के कारण क्या हो रहा है, फिश की जो स्पीशीज़ है वो कैसी होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। दूसरा पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है, हम जानते हैं ना, उस जो पॉल्यूशन होता है उस सबको कहाँ डाला जाता है, नदियों में या समुद्रों में डाला जाता है। तो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मेन जो है, उसके कारण भी क्या हो रहे हैं, फिशेज़ की जातियाँ कैसी होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। फिर एक हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डैम वगैरह बना रहे हैं या कई सारी इंडस्ट्री की स्थापना कर रहे हैं, तो इनका जो हैबिटेट लॉस है या पोल्यूशन के कारण भी क्या होती है, इनकी हैबिटेट कैसी होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। मेनली पोल्यूशन के कारण क्या होती है, कहाँ रहती है फिशेस, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में, तो इनके हैबिटेट किसके कारण नष्ट हो रहा है, पोल्यूशन के कारण। या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो हम वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ बहाते हैं, समुद्रों में या पानी में, तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। दूसरा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के कारण भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, फिशेस की कुछ फिशेस होती कोल्ड वाटर में, कुछ कैसी होती, तो ये भी क्या कारण है, क्लाइमेट चेंज भी क्या होता है, फिश के एक्सटेंशन का एक मुख्य कारण है। तो आपने देख लिया कुछ ये मेन रीज़न है जिसके कारण क्या हो रही है, फिशेस कैसी हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। कुछ आते हैं कि हम मिस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उनका अनयूजुअल तरीके से यूज़ करना, मतलब उनको सही तरीके से यूज़ नहीं करना, वो भी क्या काम करता है, फिशेस की स्पीशीज़ को लॉस करने का मुख्य, विलुप्त होने का मुख्य कारण है। फिर हमें कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है हमें एक तो फिशेस को जीवित रखना है और दूसरा क्या है, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाना है। तो हम इसके कंजर्वेशन को किस तरह बनाए रख सकते हैं, इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य प्रकार एक सस्टेनेबल तरीका है ना, सस्टेनेबल अप्रोचेस का मतलब क्या होता है कि आप इस तरह से फिशेस की जो स्पीशीज़ है उनका इस तरह से यूज़ करो, या फिशेस पे जो डिपेंडेंट जो रोज़गार है उनका इस तरह से यूज़ करें कि ये अभी तो बची रहे और नियर फ्यूचर में भी ये क्या है, आगे की जनरेशन के लिए भी बची रहे। तो सस्टेनेबल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिशेस का कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी अभी बची रहे फिश की, मतलब अभी भी फिशेस जीवित रहे और आगे की जनरेशन में भी फिशेस कैसी रहे, जीवित। तो सब सस्टेनेबल तरीके से क्या करना चाहिए हमें, फिशेस का यूज़ या उन पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से, यानी इस फिश स्टॉक को हम कैसे रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। नहीं तो पोल्यूशन
ओवर फिशिंग के द्वारा ये कैसा होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल का मतलब ये है आप यूज़ करो लेकिन उसको सही तरीके से कि आगे की जनरेशन के लिए भी ये लाइव स्टॉक है, सबसे सस्ता लाइव स्टॉक है फिशेस, तो उसको हम बचा सकते हैं। तो ये आपको आज मैंने पढ़ाया है कंजर्वेशन स्टेटस, है ना, किस तरह से हम कंजर्वेशन स्टेटस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड फिशेज़ हैं और इनको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये आज की यूनिट का जो यूनिट फर्स्ट थी उसका लास्ट टॉपिक था, तो कंजर्वेशन स्टेटस।